नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड तक के इस एपिसोड पे आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखना होगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक पिता जो है अपनी बच्ची की काफी प्यार से परवरिश करता है और उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगता है जिस दिन अपने ही हाथों से अपनी बेटी के ससुराल के लिए विदा कर सके। और आज की जो कहानी है उसमें एक लड़की शादी करके ससुराल तो जाती है, लेकिन शादी के करीब 2 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है, जिसके कारण से उसके जिंदगी में एक भूचाल सा आ जाता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जिस दिन उस लड़की की बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इसका खुलासा होता है और उसके माता पिता को जब इसका असलियत पता चलता है तो सबका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना जो है मुंबई शहर की है। मुंबई का एक इलाका पड़ता है मानखुर्द, और इसी मानखुर्द इलाके के रहने वाले जो सावंत घोरपड़े, सावंत की पत्नी का जो नाम है वो कोमल है। सावंत के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम होता है राजेंद्र और बेटी का नाम होता है रोहिणी। रोहिणी जिसकी उम्र करीब करीब 23 वर्ष है, जो अपने ही इलाके के कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई कर चुकी है। सावंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। रोहिणी की पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, रोहिणी के पिता जो है रोहिणी की शादी अपने ही इलाके के रहने वाला अभिजीत घोरपड़े से शादी कर देता है। रोहिणी जब शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है अपने पति के साथ, बहुत ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन जी रही थी। अभिजीत जो है जिसकी उम्र करीब करीब 26 वर्ष के आसपास होता है, जो अपने ही इलाके से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 1 साल का जब समय गुजरता है शादी के बाद, रोहिणी एक बच्चे का जन्म भी दे देती है, जिस वजह से पति पत्नी के बीच में और भी काफी गहरा प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ महीने का और समय बीतता है, एक दिन अभिजीत की एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जिसके कारण से रोहिणी के जिंदगी में अंधेरा सा छा जाता है। अब रोहिणी को समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार वो आगे अब करे तो फिर क्या करे। लेकिन इसीलिए रोहिणी अब काफी सोच विचार करने के बाद अपने बच्चे को लेकर के मायके पहुंच जाती है। लेकिन जब मायके पहुंचती है, दिन रात घर के अंदर ही रहती है और अक्सर वो अपने पति के गम में ही डूबी हुई रहती है। घर परिवार वाले जब रोहिणी को काफी समझाते बुझाते हैं, बात करते हैं, तो आखिरकार रोहिणी घर से बाहर निकलती है। लेकिन रोहिणी जब घर से बाहर निकलती है तो अब अपने बच्चे को बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद ही रोहिणी को नवी मुंबई के वासी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के भीतर एक नौकरी मिल जाती है। रोहिणी जब नौकरी करने लगती है, ठीक ठाक पैसा कमाने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन जीने लगती है। रोहिणी के जीवन में फिर से पहले जैसे ही खुशहाली लौट जाती है। धीरे धीरे लगभग 4 साल का समय बीतता है। बात मैं आपसे कर रहा हूं 14 नवंबर 2018 की सुबह का समय होता है। रोहिणी अपने घर परिवार वालों से यह कह करके घर से बाहर आती है कि मैं अपने एक दोस्त के शादी में जा रही हूं। पर देर शाम तक भी रोहिणी घर पर वापस नहीं लौटती है। उसका भाई राजेंद्र रोहिणी के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन अब रोहिणी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए रोहिणी के घर परिवार वाले उसके जितने भी रिश्तेदार थे सबके नंबर पर कॉल करते हैं और रोहिणी के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। अगले जब दिन निकल जाती है, रोहिणी घर वापस नहीं आती है। आखिरकार अगले दिन 15 नवंबर 2018 को रोहिणी के पिता और उसके भाई राजेंद्र मानकोट थाने के अंदर जाते हैं और रोहिणी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस रोहिणी की हर जगह पे तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी का कुछ भी कहीं अता पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस अब रोहिणी की मोबाइल का कॉल डिटेल्स और उसके मोबाइल का सीडीआर और आखिरी लोकेशन निकलवाती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो पता चलता है रोहिणी का मोबाइल का आखिरी लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखाई दे रहा है और उसी इलाके में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस जब उसके कॉल के डिटेल्स को चेक करते हैं तो उसमें भी कोई ऐसा एक नंबर नहीं मिलता जिसपे पुलिस को शक हो। पुलिस को भी समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार रोहिणी अपने घर परिवार वालों को बिना कहे कहां चले गए।
पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, करीब करीब 28 महीने का समय बीत जाता है, इसके बावजूद भी रोहिणी का कुछ भी कहीं पता नहीं चलता। अब 28 महीने के बाद पुलिस अब रोहिणी के बारे में पता करने के लिए उसके बैंक खातों का डिटेल्स निकलवा लेती है। पुलिस जब रोहिणी के एसबीआई खाते को चेक करती है तो पता चलता है कि 15 और 16 नवंबर को उसके खाते से 65,000 रुपए एटीएम के द्वारा निकाला गया था। पुलिस जब उस एटीएम पर जाकर के सीसीटीवी रिकॉर्ड को खंगालती है तो पता चलता है रोहिणी का एटीएम किसी एक व्यक्ति ने यूज किया है। पुलिस जब उस व्यक्ति का फोटो ले जाकर के रोहिणी के घर परिवार वालों को दिखाती है तो रोहिणी के घर का जो कोई भी सदस्य होता है उस व्यक्ति का पहचान नहीं कर पाता। पुलिस को लगता है कि शायद रोहिणी का किसी के साथ में प्यार होगा, प्रेम प्रसंग होगा, इसीलिए अपने आशिक के साथ वो फरार हो गई हो। लेकिन पुलिस अब रोहिणी के आशिक के बारे में पता करती है। पुलिस अब रोहिणी के आशिक के बारे में पता करने के लिए उस अस्पताल के भीतर जाती है जहां पर रोहिणी काम किया करती थी। वहां के स्टाफ से जब जाकर के रोहिणी के प्रेमी के बारे में पूछताछ करती है पुलिस, तो एक स्टाफ कहता है, हाँ साहब, रोहिणी का एक व्यक्ति के साथ में प्रेम प्रसंग था जिसका नाम होता है सुनील शेट्टी। अब सुनील, जिसकी उम्र करीब करीब 32 वर्ष होती है, जो रोहिणी के ही इलाके में रहते हैं। अब सुनील भी दरअसल उसी अस्पताल के भीतर काम करता था जिस अस्पताल में रोहिणी काम करती थी। स्टाफ जैसे ही सुनील का एड्रेस देता है, पुलिस सुनील को कॉल करके अपने थाने में बुलाती है और फिर सुनील से रोहिणी के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। सुनील कहता है, हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेरा रोहिणी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और यकीन आप कीजिए कि मैं भी पिछले 2-2.5 महीनों से रोहिणी की तलाश कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि रोहिणी कहाँ चली गई। अचानक पुलिस सुनील के बारे में पूरी तरीके से खंगालती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनील के विरोध में पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत ही नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि शायद सुनील निर्दोष है, उसे वाकई में रोहिणी के बारे में कुछ भी शायद नहीं पता है, इसीलिए पुलिस सुनील को छोड़ देती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने रोहिणी के एटीएम से पैसा निकाला था उसका फोटो लेकर के पुलिस फिर से अस्पताल के भीतर जाती है और अस्पताल के कुछ स्टाफों से उस फोटोग्राफ्स को दिखा करके वो उससे पूछता है। जब स्टाफ जब फोटो को देखता है तो देख करके कहता है, पहचान जाता है और कहता है, वहां का स्टाफ कहता है, साहब, इसका नाम जो है रामचंद्र है। दरअसल ये रामचंद्र कोई और नहीं बल्कि रोहिणी के ही गांव का रहने वाला शख्स है। रामचंद्र जो है, जो सतारा जिला के वानरवाड़ी गांव के निवासी है। जहां से ही रामचंद्र की पहचान हो जाती है, पुलिस अब रामचंद्र के बारे में पता करने के लिए निकल जाती है। तो जब पता करती है तो पता चलता है मुंबई शहर में ही रह करके केवल लेबोरेटरी का काम करता है रामचंद्र जहां पर काम करता था। पुलिस अपने दलबल के साथ वहां पे पहुंचती है और रामचंद्र के बारे में पता करती है। तो पता चलता है कि रामचंद्र नवंबर महीने में ही अपने घर चला गया था। पुलिस को जैसे ही रामचंद्र के पता मिल जाता है, फिर पुलिस अपने दलबल के साथ रामचंद्र के गांव, उसके घर पे पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात जो है रामचंद्र से हो जाती है। अब पुलिस 5 फरवरी 2019 को रामचंद्र को अपने कस्टडी में लेकर के थाने आ जाती है और फिर रामचंद्र से रोहिणी के बारे में पता करती है, पूछती है। तो फिर पहले तो रामचंद्र इधर उधर की बातें कहते रहता है, लेकिन पुलिस जैसे ही दबाव देता है, आखिरकार रामचंद्र मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। रामचंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, नवंबर महीने में ही रोहिणी की हत्या कर दी गई है। लेकिन रामचंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, पुलिस रामचंद्र के ही कहने पे रोहिणी के प्रेमी सुनील को भी अपने कब्जे में लेती है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत जो है, ये घटना से ठीक करीब 4 वर्ष पहले जब रोहिणी अस्पताल में नौकरी करने के लिए जाती है, वहीं पे रोहिणी की मुलाकात सुनील से हो जाती है। दरअसल सुनील की मुलाकात रामचंद्र ही रोहिणी से करवाता है। सुनील जो रोहिणी के ही इलाके के रहने वाला है, इसीलिए सुनील और रोहिणी हर सुबह ट्रेन के माध्यम से नौकरी करने के लिए अस्पताल पहुंचता था और एक साथ ही ट्रेन के माध्यम से घर आ जाता था। दोनों जब एक दूसरे के साथ डेली जाते थे, एक दूसरे से बातचीत भी किया करते थे। इधर रोहिणी को जब सुनील के ऊपर विश्वास हो जाता है, रोहिणी अपने सारे अतीत के बारे में सुनील से कहती है। अब सुनील और रोहिणी जब एक दूसरे से बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रोहिणी और सुनील के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रोहिणी इस बारे में अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं बताती है। दोनों एक दूसरे के इतने काफी करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में कई बार
दैहिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय बीतता है, रोहिणी अब सुनील से शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन रोहिणी जब सुनील से शादी करने के लिए कहती है, सुनील रोहिणी को इधर उधर की बातें कह करके टाल देता था। धीरे धीरे करीब करीब 4 वर्ष का समय बीत जाता है। इन 4 वर्षों में दोनों के बीच में कई बार दैहिक संबंध बन चुके थे। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय बीता, इधर रोहिणी को अब लगता है कि शायद सुनील अब उससे शादी करना ही नहीं चाहता है। इसीलिए रोहिणी ने सुनील के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। अब सुनील जब रोहिणी से शादी करना तो चाहता था, लेकिन सुनील ने रोहिणी से एक झूठ कहा था। दरअसल सुनील जो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। इधर रोहिणी का साथ जब उसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुनील की पत्नी को भी पता चल जाता है, जिस कारण से उसकी पत्नी भी अब उसका विरोध करने लगता है। अब जब सुनील अपने घर पे पहुंचता है, इसी बात को लेकर के आए दिन उसके पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुनील जब अस्पताल जाता है काम करने के लिए, इसी बात को लेकर के रोहिणी भी अब सुनील के ऊपर दबाव डालने लगती है। अब जिसके कारण सुनील अब काफी परेशान रहने लगता है। सुनील को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अब वो फिर करे तो फिर क्या करे। एक दिन सुनील जाकर के अपने दोस्त रामचंद्र से फिर से मुलाकात करता है। उस दिन रामचंद्र भी अपने दोस्त संजय सिंह के साथ में बैठा हुआ था। सुनील रामचंद्र से अपनी पूरी कहानी बताता है। सुनील रामचंद्र से कहता है कि मुझे रोहिणी से पीछा छुड़वाना है, कोई नया तरकीब निकालो। तीनों जब एक साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते आखिरकार एक निर्णय निकलता है। रामचंद्र कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय रोहिणी को इस दुनिया से हटाने का। जैसे ही रोहिणी को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है रामचंद्र, सुनील भी रामचंद्र की बातों में आ जाता है और फिर तीनों मिलकर के रोहिणी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक नया प्लान तैयार करता है। सुनील जो रायगढ़ जिले के सिरसाल गांव के रहने वाला होता है। सुनील जो रोहिणी को इस दुनिया से हटाने के लिए जो षड्यंत्र बनाया था, इसी षड्यंत्र के तहत 13 नवंबर 2018 को शाम के समय रोहिणी के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि हम कल ही शादी करेंगे। दरअसल मेरा जानने वाला एक वकील है, पहले हम दोनों उसी के पास चलेंगे और वकील के माध्यम से ही शादी करेंगे, ताकि हम दोनों को एक साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। शादी करने की बात जैसे ही कहता है, ये सुनकर के रोहिणी भी काफी खुश हो जाती है। अगली सुबह जो है सुनील उससे मिलने के लिए बुलाता है। इधर अगली सुबह रोहिणी जब अपने घर से निकलती है बाहर, तो अपने माता पिता से यह झूठ कहती है कि मैं एक अपने दोस्त के शादी में जा रही हूँ। सीधे सुनील से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहां पर सुनील पहले से ही एक 4 चक्का गाड़ी लेकर के इंतजार कर रहा था और उस 4 चक्का में उसका दोस्त रामचंद्र और रामचंद्र का दोस्त संजय सिंह भी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही रोहिणी वहां पहुंचती है, सुनील सबसे पहले उसका मोबाइल लेता है और मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। रोहिणी को गाड़ी में बिठाता है और वहां से गाड़ी लेकर के जब रवाना हो जाता है, सुनील उस गाड़ी को लेकर के अपने गांव रायगढ़ जिले के सिरसाल गांव में शाम के समय पहुंच जाता है। एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकता है। उस दिन सुनील जो है रोहिणी से अपनी सारी सच्चाई कहता है। सुनील रोहिणी से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो करना ही चाहता हूं, लेकिन मेरे पास भी एक मजबूरी है। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, साथ ही मेरे 2 बच्चे भी हैं। सुनील जैसे ही अपनी सच्चाई रोहिणी को कहता है, इसे सुनकर के रोहिणी को लगता है कि शायद सुनील ने उसके साथ चीट किया है। रोहिणी इस प्रकार से गुस्से में उस समय आ जाती है कि अब सुनील को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं सीधे थाने के भीतर जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। सुनील रोहिणी को काफी समझाने बुझाने की प्रयास करता है, लेकिन रोहिणी अपने जिद से पीछे ही नहीं हटती है। रोहिणी जो यह सोच करके आई थी कि सुनील आज उसे शादी कर लेगा, काफी समझाने के बाद जब रोहिणी नहीं मानती है, आखिरकार ये तीनों मिलकर के उसी गाड़ी के अंदर रोहिणी की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर जाकर के रोहिणी का लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात का समय होता है, उसकी लाश को लेकर के खेत में जाते हैं। उस खेत में एक गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे के नीचे रोहिणी की लाश को मिट्टी से दबा देते हैं। सुनील रोहिणी का बैग अपने पास ले लेता है और वहां से तीनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुनील जब रोहिणी का बैग को चेक करता है, तो उसमें रोहिणी का एटीएम मिल जाता है। वो एटीएम जो है
रामचंद्र ले लेता है। रामचंद्र जब उस एटीएम के पिन के बारे में सुनील से पता करता है तो सुनील कहता है कि मुझे इसके एटीएम का नंबर पता है। सुनील उस एटीएम का पिन नंबर रामचंद्र को बता देता है। जब तीनों अपने घर चले जाते हैं, उधर रामचंद्र को रोहिणी के पैसों को लेकर के लालच आ जाता है मन में। उस एटीएम को लेकर के अगले ही दिन 15 नवंबर 2018 को एक एटीएम के अंदर जाते हैं और जाकर के कुछ पैसे निकालता है। फिर अगले दिन भी 16 नवंबर 2018 को उसी एटीएम में जाता है और फिर कुछ पैसे निकाल लेता है। इन 2 दिनों के भीतर रामचंद्र जो है 65,000 रुपये रोहिणी के अकाउंट से निकालता है। पैसा निकालने के बाद रामचंद्र जहां पर काम करता था वहां पर पहुंचता है और उनसे झूठ कह करके अपने गांव वापस आ जाता है। वाकई में रामचंद्र जो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। पुलिस रामचंद्र के कहने पे उसके दोस्त संजय को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।